क्या आप तैयार हैं मेरे साथ फिर से सेकंड पार्ट में? अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 भी देख लें और फिर आपका पार्ट 2 में आइए। प्रीपोजिशन जो अपने आप में डरावना है, इसको हम आसान बनाने के लिए आपके साथ जुड़े हैं, ताकि इसके परसेप्शन को और इसके कॉन्टेक्स्ट को समझ लें तो प्रीपोजिशन कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान और फन हो जाएगा आपके लिए, आसान होगा समझना। तो हर एक चीज़ जब समझ में आ जाता है तो चीज़ें आसान हो ही जाती हैं, और चीज़ें तब आसान नहीं होती जब आपको समझ में नहीं आए। तो हम चीज़ों को आपके सामने आसान बनाने के लिए हम आए हैं। तो देखिए, प्रीपोजिशन, इसका पहला वीडियो पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है, और उस समय मेरा तबीयत ठीक नहीं होने के कारण पार्ट 2 बोले थे कि लेकर आएंगे, तो आज पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्टिकुलर डे या डेट रहेगा तो उसके पहले ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ये कल के वीडियो में बात कर चुके थे। पार्टिकुलर डे या डेट तभी जब रहेगा तब उसके पहले कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करना है? ऑन। जैसे संडे है तो कोई पार्टिकुलर डे है, और इस पार्टिकुलर डे को आप किसी से मिलना है या फिर इस पार्टिकुलर डे को कोई काम करना हो तो उसके लिए ऑन संडे का इस्तेमाल करेंगे जी। ओके, ऑन संडे। अब संडे लिख दिए तो केवल संडे नहीं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो 7 डेज होता है, कुछ के पहले संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, अगर उस पार्टिकुलर डे को कोई एक्शन अगर हो रहा है तो हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। उसके पहले क्या लगाएंगे? ऑन। अगर पार्टिकुलर डे हो या फिर पार्टिकुलर कोई डेट हो, जैसे 15 अगस्त लिखा गया है, 1947 की बात है, 15 अगस्त लिख दिए, 1 अक्टूबर लिख दिए, 5 सितंबर लिख दिए, या फिर जिस दिन आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो तो वह स्पेशल डे है आपके लिए, तो ऑन बर्थडे। ठीक है, तो क्रिसमस डे हो गया, बर्थडे हो गया, तो ये किसी पार्टिकुलर डे को ही चीज़ें होता है, या कोई इवेंट्स जो किसी पार्टिकुलर डे को ही हो तो उसके लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ ऑन 15 अगस्त लिख दिए। ओके। सेकेंड थिंग, अगर कोई पार्टिकुलर मंथ की बात कर रहे हैं या पार्टिकुलर ईयर की बात कर रहे हैं, मंथ और ईयर, इसमें ध्यान देना था डे और डेट पर, और इसमें ध्यान देना है डे, मंथ या ईयर पर। जैसे किसी पार्टिकुलर मंथ में ही कोई चीज़ अगर होता है तो उसके लिए, पार्टिकुलर मंथ के लिए हम इन का इस्तेमाल करेंगे कि उस महीने में ये चीज़ हो रहा है या उस ईयर में ये चीज़ हुआ। जैसे आई पास्ड माई 10th एग्जामिनेशन इन 2016, तो 2016 में ही हमने पास कर लिया, तो 2016 में ही अगर पास किया तो उस किसी पार्टिकुलर ईयर में मैंने कुछ किया तो उसके लिए हम इन का प्रयोग कर दिए। जैसे आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे इन जनवरी, अगर ऐसा बोल रहे हैं कि जनवरी में ही हमने जो है अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, तो उस पार्टिकुलर मंथ में आपने कोई चीज़ किया तो उसके लिए इन, अर्थात किसी पार्टिकुलर मंथ में या फिर किसी पार्टिकुलर ईयर में किसी चीज़ को आप करते हैं तो उसके लिए हम इन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। तो इन का इस्तेमाल कब करेंगे? जब किसी पार्टिकुलर मंथ की बात कर रहे हो या किसी पार्टिकुलर ईयर की बात कर रहे हो तब। बाकी ये फ्रेज याद रखिएगा, इन द मॉर्निंग होता है, इन द इवनिंग होता है। ओके, इन द मॉर्निंग होता है, इन द इवनिंग। जैसे आई विल मीट यू इन द मॉर्निंग, आई विल वॉक इन द इवनिंग, तो इस प्रकार की चीज़ें इन द इवनिंग होगा, इन द मॉर्निंग होगा। जब आपको स्पेसिफिक टाइम की बात करना हो, अर्थात टाइम को एग्जैक्ट आपको बताना हो, एग्जैक्ट टाइम आपको बताना हो, कैसा टाइम? एग्जैक्ट टाइम। जब फिक्स टाइम या एग्जैक्ट टाइम आपको बताना हो कि एकदम इसी स्पेसिफिक टाइम या फिक्स टाइम को बताना हो तो उसके लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एट नून आई विल मीट यू, एट 5 PM आई विल टॉक टू यू, एट नाइट आई स्टडी डेली, at 7 AM go to at 7 AM I go to पार्वलपुर डेली। तो इस प्रकार की चीज़ आप फिक्स टाइम को बता रहे हैं, एग्जैक्ट बता रहे हैं, at 7 AM, at नाइट, at 5 PM, at नून। इसमें अगर हम द लगा देंगे जी, द नाइट, तो आप किसी पार्टिकुलर नाइट की बात कर रहे हैं, द नाइट, तो वहाँ पर एट द नाइट नहीं होगा, इन द नाइट होगा। ये छोटा छोटा चीज़ें जो है आपको याद रखना है, और याद रहेगा कब? जब आप अधिक से अधिक सेंटेंसेज के थ्रू प्रैक्टिस करिएगा तब। कल भी इस बात को बताएगा कि प्रीपोजिशन को मेनली समझने के लिए आपके पास परसेप्शन और कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए। परसेप्शन और कॉन्टेक्स्ट अगर क्लियर है तो आप बेसिक प्रीपोजिशन में किसी प्रकार का कोई गलती करने नहीं जा रहे हैं। ओके, और कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड, तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन के लिस्ट को आपको बार बार पढ़ते रहना है। जैसे इंटरेस्टेड के साथ इन लगता है, एक्यूज्ड के बाद ऑफ लगता है, कंसिस्ट के बाद ऑफ लगता है, तो इस प्रकार की चीज़ें जो इसके साथ ऑफ, इसके साथ ये, तो कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको गो थ्रू करते रहना है। लेकिन हम बेसिक जो प्रीपोजिशन है
उसके कॉन्टेक्स्ट या परसेप्शन को समझ लेते हैं। जैसे ऑन, जब आप किसी सरफेस की बात करते हैं और उस सरफेस को टच करता हो, फ्लैट सरफेस की बात करते हैं, वहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ हो, तो उस चीज़ के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये हम मान लेते हैं कि ये टेबल है और इस पर कुछ रखा हुआ है, तो यहाँ पर बोलेंगे ऑन द टेबल, ठीक है, ऑन द बेंच। अगर किसी पर्टिकुलर सरफेस पर कोई चीज़ रखा हुआ है तब उसके लिए हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई चीज़ है और उससे ऊपर है, टच में नहीं है, अगर टच में है, सरफेस को टच कर रहा है तो ऑन होगा, लेकिन सरफेस को टच नहीं कर रहा है बल्कि जस्ट उसके ऊपर है, तो हम ओवर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। किसका जी? ओवर का। अच्छा, ओवर का इस्तेमाल और भी करते हैं कवरेज के सेंस में, कवर करने के सेंस में हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी, पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी, अर्थात बेबी के ऊपर ब्लैंकेट को क्या करिए, ढक दीजिए, बेबी को ढक दीजिए। तो वहाँ पर कवर करने के सेंस में आ रहा है तो ओवर हो गया, ठीक है। या फिर आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई चीज़ आता है तो उसको कवर को अनकवर किया जाता है, चीज़ों को हटाया जाता है, कवर रहता है तो कवर का अपोजिट अनकवर हो गया। तो कवरिंग के सेंस में भी ओवर का इस्तेमाल करते हैं, और कोई चीज़ जब टच में नहीं हो और ऊपर हो तो भी ओवर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई चीज़ आप हवाई जहाज़ वगैरह को सुनेंगे, द फ्लाई, या फिर द एरोप्लेन फ्लाई ओवर द हेड। अब मेरा जो हेड है उसके ओवर से जो है फ्लाई करके गया है, तो ओवर का सेंस करने का मतलब यहाँ से चीज़ें हुआ शुरू और उसके बाद ऊपर जाएगा और फिर नीचे ही आना है, तो ये ओवर के सेंस में जाएगा। जैसे प्लेन वगैरह को देखते होंगे, यहाँ से जो है चीज़ें करते हैं स्टार्ट और उसके बाद यहाँ पर जा कर के फिर आप फाइनल पोजीशन पर जा कर के इस प्रकार के करते हैं। तो इसको हम ओवर के सेंस में लेके जाएंगे। किसके सेंस में लेके जाएंगे जी? ओवर के सेंस में, ठीक है। ये बात समझ में आए? ओवर के सेंस में ओवर 3 सेंस लेकर के चलता है। एक तो टच में नहीं है तब भी ओवर, कवरिंग के सेंस में तब भी ओवर, अगर यहाँ से शुरू किए ऊपर गया फिर से नीचे आ रहा है तब भी ओवर। ऑन तो आपको मान ही लिए कि टच में रहना चाहिए तब ऑन होगा। तो ऑन और ओवर वाली बात आपको समझ में आया होगा। इधर देख लीजिए, अपॉन, अपॉन क्या होता है? अपॉन, अप मतलब ऊपर, ऑन मतलब ऊपर से कोई चीज़ आ रहा है, ठीक है जी, और उस पर स्थित हो गया, मैंने उधर से आया इस पर आकर के पर्टिकुलर चीज़ पर रुका। तो अगर पर्टिकुलर चीज़ पर अगर रुका तो ऑन हो गया, और ऊपर से आ रहा है तो अप ऑन हो गया, ठीक है, अप ऑन हो गया। उसी प्रकार अब इनटू है, इनटू इन के मतलब होता है अंदर और टू का मतलब होता है, इसे डेस्टिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है। तो अगर कोई चीज़ मोशन में आकर के अंदर जा रहा है, मोशन में है और अंदर की तरफ आ रहा है, तो उसके लिए इनटू का इस्तेमाल करते हैं। किसका जी? इनटू का। इनटू का इस्तेमाल कब करेंगे? जब कोई चीज़ मोशन में हो, बाहर से आ रहा हो, गति में हो, गति में, और उसके बाद अंदर आ रहा हो तो इनटू का प्रयोग करेंगे। और कोई चीज़ मोशन में हो लेकिन ऊपर ही रह रहा हो तो अपॉन का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आया आपको? तो ऑन, ओवर, 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 अपॉन और इनटू भी समझ में आ गया होगा। अपॉन जब यह भी मोशन में हो लेकिन ऊपर ही हो तो अपॉन, यह भी मोशन में हो लेकिन अंदर हो तो इनटू। ओके, अब इस पॉइंट को समझिए। ये एक लेवल बनाए हम, लेवल, ठीक है। जैसे सी लेवल की बात करते हैं, जैसे आप हाईवे वगैरह पर जाते हैं तो लिखाया जाता है कि यह सड़क जो है या फिर रोड जो है वह कितना ऊंचा है, तो वह लिखा जाता है कि सी लेवल को लेकर के, कि समुद्र से लेवल इसका मापा गया है। आप एक शब्द सुने होंगे एपीएल और बीपीएल। एपीएल किसको कहते हैं? एबव पॉवर्टी लाइन। एपीएल का फुल फॉर्म होता है एबव पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी मतलब गरीबी, लाइन मतलब रेखा सॉरी। तो पॉवर्टी लाइन के अगर ऊपर है तो एपीएल में आएगा, अर्थात एबव है तो एपीएल। अगर पॉवर्टी लाइन के नीचे अगर है तो वह होगा बीपीएल। तो एपीएल और बीपीएल से याद रखेंगे कि एपीएल मतलब एबव पॉवर्टी लाइन और बीपीएल मतलब बेलो पॉवर्टी लाइन। ओके, पॉवर्टी लाइन, पीएल से पॉवर्टी लाइन, पीएल से पॉवर्टी लाइन। तो इस पॉवर्टी लाइन से अगर कोई चीज़ ऊपर है तो वह एबव हो गया, एबव पॉवर्टी लाइन। अगर इस पॉवर्टी लाइन से नीचे है तो बेलो पॉवर्टी लाइन। ओके, तो ये लेवल की बात करता है, लेवल अप और लेवल जो है एबव भी हो सकता है और लेवल बेलो भी हो सकता है। जैसे बेलो लेवल है, एबव लेवल है, ठीक है। तो ये बात समझ में आया आपको? आगे इसको समझिए, इसको ये समझा रहे हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर ऐसे दिए हैं और यहाँ पर बीच में। जब कोई चीज़ बीच में होता है तो उसके लिए हम इन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बिटवीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब दो चीज़ों के बीच में हो और बताना हो कि ये दोनों चीज़ के बीच में है तो बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, रिलेशन बताने के लिए।
या फिर पोजीशन बताने के लिए आप इन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन और बिटवीन का सेंस जो है बीच के अर्थ में होता है। के विरुद्ध हिंदी में याद रखें, अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब होता है के विरुद्ध, अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध। अब किसी चीज़ के अगेंस्ट में आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर अगेंस्ट तो आपको समझ में आ रहा है, किसी चीज़ के अपोजिट होकर के आप कोई एक्शन कर रहे हैं, अपोजिट होकर के, तो हम अगेंस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे बॉल लगा है, बॉल मतलब दीवार, दीवार है और दीवार पर कभी कभी हम सीढ़ी लगाते हैं तो उसके अगेंस्ट में ही सीढ़ी लगाएंगे। या फिर कभी कभी लोग ऐसे रहते हैं और दीवार पर ऐसे करके एकदम बिल्कुल फ़ोटो खिंचाते हैं कि चलिए खींचिए, तो हम अगेंस्ट द बॉल खड़े हो जाते हैं, स्टैंड हो जाते हैं। हमारा जो स्टैंडिंग का पोजीशन है वो अगेंस्ट द बॉल हो जाता है। ठीक है, तो अगेंस्ट ये लैडर वगैरह है, अगेंस्ट द बॉल होता है। उसी प्रकार स्टैंडिंग कभी कभी पोजीशन जो आप लेते हैं वह भी अगेंस्ट द बॉल ले लेते हैं और कहते हैं कि चलिए सेल्फी लीजिए, और उसके बाद आप फेसबुक पर और इंस्टा पर अपलोड करते हैं और दिखाते हैं कि चलो हम कितना खूबसूरत हैं। और दिखाना भी चाहिए, लोग दुनिया दिखा रहा है तो आप क्यों नहीं दिखाइएगा। आगे के सामने, के सामने का मतलब इन फ्रंट ऑफ और के पीछे का मतलब बिहाइंड। अगर किसी चीज़ के सामने की बात करना हो तो इन फ्रंट, और किसी चीज़ को पीछे की बात करना हो तो बिहाइंड। तो बिहाइंड द कैमरा कौन रहता है जी? कैमरामैन रहता है। बिहाइंड द कैमरा कैमरामैन रहता है। और इन फ्रंट कौन रहता है? वो जो इस कैमरे पर काम कर रहा होता है, या टीचर हो या फिर कोई भी जो आप वीडियो बनाते हैं तो हम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा हैं, और जो हमारे वीडियो जो शूट कर रहे हैं वह बिहाइंड द कैमरा हैं। इस बात को आप समझ पाए होंगे। इस बात को समझें। अगर ऊपर के सेंस में जाना हो तो आप कहते हैं, और नीचे के सेंस में आ रहे हैं तो डाउन कहते हैं। अप और डाउन तो सुने ही होंगे। अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे। तो अगर किसी चीज़ के नीचे की बात करना हो तो डाउन, अगर किसी चीज़ का ऊपर की बात करना हो तो अप। अगर कहते हैं कि ऊपर तो जा रहे हैं लेकिन ये फिक्स्ड है कि ऊपर कहाँ तक, तब हम अप टू का बात करेंगे। किसका बात करेंगे जी? अप टू की बात करेंगे। अगर ऊपर जा रहे हैं और फिक्स्ड है कि यहाँ तक ही जाना है तो अप टू की बात करेंगे। जैसे आप कई बार टीचर को देखते होंगे कि राइट काउंटिंग 1 to 100, तो ये 2 लगाते हैं कि एक फिक्स्ड चीज़ों को कि 200 100 तक ही लिखे लाना है। या फिर अप टू भी सुने होंगे कि फिलफिल अप टू द डिमांड, जितना तक आपका डिमांड हो वहाँ तक फुलफिल किया जाएगा। तो अप टू का इस्तेमाल होता है, ऊपर तो जाएंगे लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ तक ही जाएंगे। तो अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, और अप टू मतलब ऊपर। इस चीज़ को समझिए। जब कहीं से आप डेस्टिनेशन को शुरू करते हैं तो उसके लिए हम स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम नर्सरी टू ग्रेजुएशन। तो हमने स्टार्ट किया अपना जर्नी को नर्सरी से और फाइनल कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन तक। तो ग्रेजुएशन फाइनल हो गया तो हम 2 लगा रहे हैं, टू ग्रेजुएशन। और फ्रॉम नर्सरी तो स्टार्टिंग कहाँ से लेंगे तो फ्रॉम, और एंडिंग कहाँ पर करें तो टू। ओके। जैसे कि कोई व्यक्ति अपना डेस्टिनेशन शुरू करता है, कोई व्यक्ति को पटना जाना है और वह अपना डेस्टिनेशन शुरू करता है बिहार शरीफ से, तो ही ट्रेवल्स फ्रॉम बिहार शरीफ टू पटना, अर्थात बिहार शरीफ से शुरू किया और पटना उसका फाइनल डेस्टिनेशन है। तो फाइनल जो आप जहाँ पर पहुँचना चाहते हैं उसके लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं उसके लिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। और इसी के बीच में आता है टुवार्ड्स वर्ड। कौन सा प्रीपोजिशन आता है जी? टुवार्ड्स। टुवार्ड्स जो है डायरेक्शन को बताता है, की ओर। जैसे आपका फाइनल डेस्टिनेशन मान लिया जाए जो है कोई स्कूल नहीं हो बल्कि कोई टेम्पल है, लेकिन आप स्कूल से होकर ही जा रहे हैं टेम्पल के पास, तो आप इस चीज़ को बोल सकते हैं कि आई एम गोइंग टुवार्ड्स अ स्कूल टू टेम्पल, कि आप तो जाइएगा कैसे? स्कूल के थ्रू ही जाइएगा, स्कूल से होते हुए जाइएगा, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन आपका टेम्पल है। तो आई एम गोइंग टुवार्ड्स अ स्कूल टू टेम्पल होगा। ओके। तो टुवार्ड्स जो है की ओर की बात करता है कि इधर ही जा रहे हैं, फाइनल वहाँ नहीं है, स्कूल नहीं जा रहा, आपका फाइनल डेस्टिनेशन है। फाइनल डेस्टिनेशन आपका टेम्पल है लेकिन आप स्कूल की तरफ जा रहे हैं। ओके। आगे, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है और आपको ऐसा फील हो कि वह टच में है, तो टच में है और नीचे है तो उसके लिए हम बेनिथ का इस्तेमाल करते हैं, या अंडर में निथ जोड़ देते हैं। जैसे बे में निथ जोड़ें, अंडर में भी निथ जोड़ेंगे, तो अंडरनीथ या फिर बेनिथ, दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे हो और टच में हो। ठीक है जी।
कोई सर्कुलर चीज़ पर आप ऐसे सर्कुलर पाथ पर आप जो है मोशन में है या सर्कुलेट कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, जो चीज़ें सर्कुलेट हो रहा है, तो उसको लिए हम प्रीपोजिशन अराउंड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? अराउंड का। जब कोई सर्कुलर पाथ पर कोई चीज़ हो तो उसके लिए हम अराउंड का इस्तेमाल करते हैं कि वह इसी के अराउंड जो है अपना चक्कर लगा रहा है। यहाँ तक बात समझ में आया? थ्रू का इस्तेमाल, जब कोई चीज़ से आप गुजर रहे हों और आपको लगे कि उसके एकदम बिल्कुल बीचों बीच से होकर के गुजर रहे हैं या फिर वो आपको घेर रखा है, तो हम पर थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? थ्रू का। जैसे आप कई बार जंगल के बीचों बीच से रास्ता गुजरता है, तो जंगल के बीचों बीच से जो रास्ता गुजरता है तो वहाँ पर कहेंगे कि आई पास्ड थ्रू द जंगल, कि मैंने कैसे गुजरा? तो जंगल के थ्रू ही गुजरा। ठीक है, तो इधर उधर जंगल था और हम बीच से गुजरे, तो ये उस सेंस में हम थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। एक क्रॉस का इस्तेमाल, जब ये दो रोड जो देखते होंगे आप रोड को क्रॉस करते हुए, तो रोड पैरेलल चीज़ें रहता है, तो उधर से आप उधर जा सकते हैं, चाहे उधर से आप इधर आ सकते हैं। जैसे बोलते हैं कि रोड क्रॉस करना, तो क्रॉस वर्ड से याद रख सकते हैं कि ये क्रॉस होगा, ये क्रॉस दी रोड होगा। एलोंग, एलोंग जैसे आप कई बार बीच पर जाते हैं, समुद्र वाला बीच पर जाते हैं और समुद्र के बीच पर किनारे किनारे आप टहलते हैं, या फिर एलोंग दी रोड भी हो सकता है, रोड के किनारे किनारे टहलना। शाम के वक्त या सुबह में कभी घूमने जाते हैं तो रोड का जो किनारे किनारे देखते हो, रोड पर उजला पट्टी दिया जाता है, उजला पट्टी, और कहा जाता है कि उजला पट्टी से थोड़ा सा लेफ्ट होकर के ही आप चलें, और बाकी जो उजला पट्टी के इधर चलिएगा तो हो सकता है कि गाड़ी वाला है और आपको धक्का दे सकता है। अब बाकी इस बात को तो आप जानते हैं कि धक्का देने वाला कहीं पर भी धक्का दे सकता है। तो एक क्रॉस रोड को इस साइड से उस साइड पार करने के लिए, अगर रोड के साथ चल रहे हैं या किसी समुद्री बीच पर आप चल रहे हैं तो एलोंग। ओके, विद का मतलब के साथ होता है और ये बताता है रिलेशन को या फिर कंपनी को। जैसे आई एम वर्किंग विद माई फ्रेंड, अर्थात मैं काम तो कर ही रहा हूँ और कंपनी के लिए मेरे साथ कौन है? तो मेरे फ्रेंड है। तो विद के साथ अर्थात रिलेशन के लिए और कंपनी के लिए, कंपनी मतलब साथ देने के लिए। और विदिन लिमिटेशन बताता है, जैसे कई बार आपको टीचर इस बात को बोलते हैं एग्जामिनेशन हॉल में कि यू विल हैव टू फिनिश्ड योर एग्जाम विद इन द टाइम, यू विल हैव टू फिनिश्ड द एग्जाम विद इन द टाइम, या फिर यू विल हैव टू फिनिश्ड योर एग्जाम विद इन 2 आवर्स। तो ये लिमिटेशन बता दें कि 2 घंटा के अंदर ही समाप्त करना है आपको एग्जामिनेशंस को, या फिर विद इन द टाइम ही आपको ये चीज़ें कंप्लीट करना है या फिनिश करना है। बेसाइड का मतलब होता है के बगल में, किसी चीज़ का आप बगल में बताना चाहते हैं तो बेसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कई बार व्यक्ति परिवार के बीच में रहता है और उसके साथ बैठा रहता है, जैसे आई एम सिटिंग बिसाइड माई एल्डर सिस्टर। इसका कहने का मतलब यही है कि मैं अपनी बड़ी बहन के बगल में ही बैठा हूँ। आई एम सिटिंग बिसाइड माई एल्डर सिस्टर, तो बड़ी बहन के बगल में, तो बिसाइड के बगल के सेंस में इस्तेमाल होता है। अंडर, अंडर का मतलब होता है के नीचे, लेकिन इस सेंस में कि वह टच में नहीं हो बल्कि उसको कवर कर रहा हो, तो अंडर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। जैसे कई बार सुने अंडर द टेबल, ए कैट इज सैट अंडर द टेबल, अर्थात कैट कहाँ बैठा हुआ है? तो अंडर द टेबल, अर्थात टेबल को टच करते हुए बैठा हुआ नहीं है बल्कि टेबल के नीचे बैठा हुआ। इनसाइड, इनसाइड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अंदर के भी अंदर हो तो इनसाइड का इस्तेमाल करेंगे, अंदर के भी अंदर हो तो इनसाइड का इस्तेमाल करेंगे। इन मतलब अंदर, और अंदर के भी अंदर हो तो इनसाइड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, बात समझ में आया? तो अंदर के भी अंदर के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे प्रीपोजिशन का? इनसाइड प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। हमें लगता है इन सारी बातों को आप समझ पाए होंगे कि कहाँ ऑन किस सेंस में। आप अपने अंदर ये परसेप्शंस को दिमाग में क्रिएट कर लीजिए कि कब कैसा इस्तेमाल करने वाले हैं, और ये चीज़ें आप एक बार माइंड में क्लिक कर लीजिएगा या फिर एक बार गो थ्रू करवा लीजिएगा कि अच्छा ऐसा बताया गया था कि टच में रहेगा तो ऑन, कब और ओवर के बारे में आपका सेंस डेवलप हो जाएगा कि ऊपर होता है या कवरिंग के सेंस में होता है या नीचे से ऊपर कोई चीज़ आता है। लेवल को लेकर के आपके मन में ये हो जाना चाहिए कि अबव द पॉवर्टी लाइन होता है, बिलो द पॉवर्टी लाइन होता है, बीच बीच में इन का प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, बिटवीन का। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड 50% जो है ऑप्शन है उसको एलिमिनेट ऐसे ही कर देगा। 50% ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद जो 50% बचेगा उसको आप अपने यूजेज के आधार पर या सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट या सेंटेंस के मीनिंग के आधार पर भी चीज़ों को आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जब आपके मन में परसेप्शंस क्लियर नहीं रहेगा, कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं रहेगा, तब क्या होगा
कि आप चार ऑप्शन जो होता है किसी भी एग्जामिनेशन में, तो चारों ऑप्शंस को लेकर के आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात के लिए आपके मन में परसेप्शन होना चाहिए किसी भी प्रीपोजिशन को लेकर के। तो हम आपके सामने जो लिखवाएं उस चीज़ को आप गो थ्रू करें और इस परसेप्शन को अपने माइंड में सेटल करने का प्रयास करें, ताकि 2 या 3 ऑप्शन को आप इजीली छाट दें। अगर 3 ऑप्शन ही छाटने हैं तो केवल एक ही ऑप्शन आपके पास बचेगा। तो ये कब होगा, जब ये परसेप्शन को आप अपने माइंड में क्रिएट कर लीजिएगा तब, कि किस सेंस में क्या इस्तेमाल किया जाता है। अगर परसेप्शन नहीं रहा आपके मन में तो फिर चीज़ें आपके लिए कठिन हो सकता है। तो चीज़ें कठिन नहीं हो, इसका खास ख्याल रखें। ओके, तो कुछ सेंटेंसेज और लाते हैं। चलिए, आपके सामने कुछ सेंटेंसेज लाए हैं और कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लिख दिए जी। फिक्स्ड प्रीपोजिशन को आप ध्यान में रखें तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। प्रीपोजिशन का जो यूज है वह सिचुएशन वाइज किया जाता है या वर्ड वाइज किया जाता है। तो आप सिचुएशंस को अगर समझ पा रहे हैं तो ठीक, नहीं तो वर्ड वाइज तो आपको बेहतर कर ही देगा। जैसे ही डाइड ब्लैंक कैंसर, डाइड ब्लैंक वॉन्ड, डाइड ब्लैंक द नेशन, डाइड ब्लैंक नेग्लेक्ट, डाइड ब्लैंक बैटल, डाइड ब्लैंक वायलेंस। ये देयर आर 6 सेंटेंसेज इन फ्रंट ऑफ यू। आप 6 सेंटेंसेज में आप देख पा रहे होंगे इस बात को कि सब में डाइड 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 ही है। तो डाइड के बाद क्या लिखे, कौन सा प्रीपोजिशन लिखे, ये डिपेंड करता है डाइड के बाद किस पर्पस से कोई व्यक्ति जो है वह मरा, इसके लिए। जैसे कैंसर है तो कैंसर एक डिजीज है, कैंसर से मर गया, ट्यूबरकुलोसिस से मर गया। तो किसी प्रकार के अगर डिजीज से मरता है तो उसके लिए हम ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। किसका जी, ऑफ का। किसी प्रकार के डिजीज से अगर कोई व्यक्ति मर रहा है, जिससे ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गया, तो कैंसर एक प्रकार का डिजीज है। ट्यूबरकुलोसिस से व्यक्ति मर जाता है, पैरालिसिस से व्यक्ति मर जाता है। तो अगर किसी प्रकार के डिजीज से अगर मर रहा है तो ऑफ का प्रयोग करेंगे। अगर किसी आउटर रीजन से मर रहा है, कोई बाहरी कारण है, अंदर में कोई डिजीज नहीं है बल्कि आउटर रीजन से अगर मर रहा है, तब हम इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम का। किसका जी, फ्रॉम का। ही डाइड फ्रॉम बॉन्ड। जैसे कई बार ऐसा होता है कि घाव वगैरह हो जाता है और वह घाव जो है बड़ा जख्म बन जाता है और उसके कारण भी व्यक्ति का कभी कभी मृत्यु हो जाता है। अब पोजीशन है कि कहाँ पर हो रहा है, जैसे गला का पास हो गया तो हो सकता है कि वह व्यक्ति मर भी सकता है। तो बाहरी कारण से हुआ है या बाहरी कारण से जो हो रहा है तो उसके लिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने देश के लिए मर रहा है, अपने सोसाइटी के लिए मर रहा है, तो अपने नेशन के लिए या फिर सोसाइटी के लिए मर रहा है, तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। किसका जी, फॉर का। तो यहाँ डाइड ऑफ था, यहाँ डाइड फ्रॉम, यहाँ पर डाइड फॉर। नेक्स्ट, नेग्लेक्ट। कई बार व्यक्ति ऐसे भी मर जाता है जब उसको आप नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे कई बार बूढ़ा बूढ़ी इस ठंडा में इस कारण भी मर रहे हैं क्योंकि उनको कोई सेवा करने वाला नहीं है, नेग्लेक्ट के कारण अनदेखा कर रहे हैं। और इस प्रकार से अगर हम मर रहे हैं तो उसके लिए हम थ्रू का इस्तेमाल करते हैं जी। थ्रू नेग्लेक्ट। ओके, अगर किसी फील्ड में आप गए हैं और वहाँ पर आपका मृत्यु हो रहा है, किसी क्षेत्र में आप गए हैं वहाँ पर मृत्यु हो रहा है, तो उसके लिए हम इन का इस्तेमाल करेंगे। इन बैटल फील्ड, युद्ध में गए वहाँ पर मृत्यु हो गया। वायलेंस के कारण भी व्यक्ति मर जाता है। कई बार सुने होंगे कि वायलेंस होता है और लोग आत्महत्या कर लेता है कि हम उनकी बातों को सह नहीं पाए या फिर उनकी बातों हमको इतना बुरा लग गया है कि हम उनकी बातों को बर्दाश्त नहीं करते हैं और लोग सुसाइड तक कर लेता है। तो यहाँ वायलेंस के कारण जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम कोई बाहरी कारण, यहाँ पर जो एजेंट है वह दूसरा है, इसलिए हम वाई का इस्तेमाल करते हैं। तो ही डाइड वाई वायलेंस होगा। अगर वायलेंस के कारण मरता है तो वाई, बैटल में मर जाता है इन, नेग्लेक्ट के कारण मरता है तो थ्रू, नेशन या सोसाइटी के लिए मरता है तो फोर, बॉन्ड यानी आउटर रीजन के कारण मरता है तो फ्रॉम, अगर कोई डिजीज से मर जाता है इंटरनल डिजीज के कारण तो ऑफ का इस्तेमाल होता है। इस बात को आप समझ पाएँ। नेक्स्ट फिक्स प्रीपोजिशन है। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपको तभी याद होगा जब आप बार बार चीज़ों को आप पढ़िएगा। जैसे अब्सटेन फ्रॉम होता है जी, अब्सटेन के बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन है कि अब्सटेन के बाद एक ही प्रीपोजिशन आएगा वह फ्रॉम, किसी चीज़ से परहेज करने के सेंस में, किस चीज़ से दूरी बनाइए या परहेज करिए। स्टॉप फ्रॉम होता है, स्टॉप फ्रॉम, स्टॉप के बाद अगर प्रीपोजिशन लाना है तो फ्रॉम, स्टॉप फ्रॉम डूइंग दिस टाइप्स ऑफ वर्क, इस प्रकार के काम को करना आप क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। रिफ्रेन का सेंस भी वही होता है जो अब्सटेन का सेंस होता है। अब्सटेन फ्रॉम, उसी प्रकार रिफ्रेन फ्रॉम होता है, दोनों का सेंस सेम ही है जी। किस चीज़ को आप मना कर देते हैं प्रोहिबिशन के सेंस में, प्रोहिबिट फ्रॉम, तो प्रोहिबिट मतलब मना कर देना और उसके साथ भी फिक्स प्रीपोजिशन है फ्रॉम। तो अब्सटेन फ्रॉम,
स्टॉप फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, प्रोहिबिट उसके बाद भी फ्रॉम। अगर किस चीज़ के लिए आप रोकते हैं तो प्रिवेंट फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। डिस्क्वालीफाइड हो जाता है व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर के तो डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम, डिस्क्वालीफाइड के बाद फ्रॉम आएगा। एडिक्टेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है टू, एडिक्टेड टू होता है, एडिक्टेड टू किस चीज़ का लत लग जाना। एवर्स टू होता है, एवर्स के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है टू, एवर्स के साथ क्या लगेगा टू। आइम है, आइम के बाद फिक्स प्रीपोजिशन लगता है एट जी, आइम एट किसी चीज़ पर आप निशाना बना रहे हैं तो आइम एट होगा। असिस्ट के बाद, असिस्ट के बाद फिक्स प्रीपोजिशन है असिस्ट इन, किसी चीज़ को हेल्प करना, असिस्ट इन मतलब हेल्प करना होता है। बेंट अपॉन, किसी की ओर आपका झुकाव है तो बेंट अपॉन होगा, बेंट अपॉन। इस बात को बार बार पढ़ने से याद होगा। अब्सटेन फ्रॉम, स्टॉप फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम, एडिक्टेड टू, एवर्स टू, आई एम एट, असिस्ट इन, बेंट अपॉन। चीज़ों को जब बार बार गो थ्रू करिएगा तो याद हो जाएगा। जैसे पैसन, पैसन फॉर, किसी चीज़ को लेकर के आपके पास बहुत ज़्यादा पैसन होता है, जुनून होता है, ठीक है। प्राउड ऑफ, जैसे बोलते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू, तो इस प्रकार की चीज़ है। प्राउड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन फिक्स है। रिपेंट ऑफ, रिपेंट ऑफ होता है जी, किस चीज़ को लेकर के आप पछता रहे हैं या फिर किस चीज़ पर आप सोच विचार कर रहे हैं तो थिंक ऑफ होता है। तो प्राउड ऑफ, उसी प्रकार थिंक ऑफ, उसी प्रकार टायर्ड ऑफ, रिपेंट ऑफ। इसके बाद फिक्स प्रीपोजिशन है कि ऑफ ही लगेगा। सक्सीड वर्ड दिखाई दे दे या सक्सेसफुल वर्ड दिखाई दे दे, इसके बाद जो है आपको इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। सक्सीड इन समथिंग, सक्सेसफुल इन द फील्ड, किसी फील्ड में आप गए वहाँ पर सक्सीड हो गए। अवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ को मानना, तो अवॉइड के साथ बाय प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। अवॉइड बाय, अवॉइड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन ये इस्तेमाल होता है जी, तो बाय, अवॉइड बाय। आंसर के साथ टू भी हो सकता है, आंसर के साथ फोर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में आप बात करना चाहते हैं। तो आंसर टू तब होगा जब आपको आंसर देना हो किसी पर्सन को, तो किसी पर्सन को जब आंसर देते हो तो आंसर टू, आंसर टू मी, प्लीज गिव मी आंसर टू माई क्वेश्चन, अर्थात मेरे प्रश्नों को उत्तर दीजिए, अर्थात किसी पर्सन को लेकर कह रहे हैं तो टू। आंसर फॉर समथिंग, जैसे हम किसी चीज़ को लेकर के हम आपसे आंसर जानना चाह रहे हैं तो वहाँ पर बोलेंगे आंसर फॉर समथिंग, किसी चीज़ को लेकर के तो आंसर फॉर समथिंग। अपोलोजाइज, ठीक उसी प्रकार जैसे आंसर के साथ टू लगता है और फोर भी लगता है, तो उसी प्रकार अपोलोजाइज के साथ भी टू लग सकता है और फोर लग सकता है। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना, जैसे आप किसी पर्सन से माफ़ी मांग रहे हैं तो अपोलोजाइज टू होगा। अगर किसी चीज़ को आपने किया और उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं तो अपोलोजाइज फोर होगा जी। एब्सेंट फ्रॉम द क्लासेज, कोई स्टूडेंट है जो एब्सेंट रहता है क्लास से तो वह बताएगा कि एब्सेंट के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, तो फ्रॉम लगता है। कहाँ से एब्सेंट है, तो क्लास से। एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, इस प्रकार की प्रीपोजिशन। कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ लगेगा, जैसे टायर्ड ऑफ होता है, रिपेंट ऑफ होता है, थिंक ऑफ होता है, उस प्रकार कॉन्फिडेंट ऑफ होगा। डिजायरस के साथ भी ऑफ लगेगा जी। एक्सेल इन होता है, एक्सेल जो कंप्यूटर वगैरह में भी पढ़ना होता है, एक्सेल इन होता है। एक्सक्यूज फॉर होता है, एक्सक्यूज फॉर किसी चीज़ के लिए आप बहाना बनाते हैं किसी चीज़ को लेकर के तो उसको एक्सक्यूज कहते हैं। टीचर कई बार बोलते हैं क्लास में कि डोंट गिव एनी एक्सक्यूजेज व्हेन यू आर नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, जब आप अपना कंप्लीट नहीं करते होमवर्क को और उसके बाद एक्सक्यूजेज देते हैं तो टीचर इरिटेट हो जाते हैं। फॉर्चुनेट इन होता है। परसिस्ट के साथ इन लगता है जी और इंसिस्ट के साथ ऑन लगता है। यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि इंसिस्ट में इन आ रहा है तो फिर से यहाँ पर इन नहीं आएगा, इंसिस्ट है तो इधर ऑन आएगा और परसिस्ट में इन आएगा। होपफुल ऑफ होता है और फॉन्ड भी ऑफ होता है। तो ये चीज़ें कब आपको याद होगा, जब बार बार इसको आप गो थ्रू करिएगा, रिवाइज करिएगा, तब चीज़ें आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। उसके बाद आप जो है प्रैक्टिस कीजिए सेंटेंसेज को, और अगर डाउट आता है तो फिर आप कमेंट करिएगा, तो हम चीज़ों को बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।